तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जिसका नाम है स्टोर मैनेजमेंट, भंडार प्रबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर। अगर एक बार आपने अच्छे से लेक्चर देख लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। बस आपको बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखना होगा, समझना होगा। इसके नोट्स एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझिए, सबसे पहले जो स्टोर मैनेजमेंट ये चैप्टर है, ये हमें इसमें पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसका सिलेबस है आपका डिफरेंट लेआउट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टोर्स। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो हमारे स्टोर्स होते हैं, जो हमारे जहां पर हम सभी सामान को एकत्रित करते हैं, जहां पे एक जगह रखते हैं, वो कितने प्रकार के, उनके कितने लेआउट्स हैं, कितने उनके स्ट्रक्चर्स हैं, पहली चीज। दूसरा, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और एबीसी, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनको मत छोड़ना। बिन कार्ड्स एंड वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड इन स्टोर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, परचेज प्रोसीजर्स। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है इस चैप्टर का। इतना आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो स्टोर है, जिसको हम स्टोर बोल रहे हैं, स्टोर मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं सबसे पहले स्टोर क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टोर का। तो भंडार अर्थात किसी इंडस्ट्री में ऐसा स्थान जहां विभिन्न सामग्रियों का भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाए, उस तथा जरूरत पड़ने पर वहां से दूसरे विभागों में दिया जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोर बोल देते हैं। जहां पर क्या किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है। आप घर में एक चीज देखते हैं कि आपने हर चीज की एक जगह घर में बनाई हुई होती है। क्या कि अगर खाना बनना है तो कहां पर मिलेगा सारा सामान खाना बनाने का, किचन में मिलेगा। किचन में मिलेगा सारा सामान, है ना। कपड़े धोने हैं, हमारा साबुन है, या फिर टूथपेस्ट है, ब्रश है, या फिर सर्फ है, वॉशिंग पाउडर है, वो सब कहां मिलता है, बाथरूम में मिलता है। आपका जो बोल देते हैं कि किताबें हैं तो स्टडी रूम में मिलेंगी सारी। बेडरूम है तो वहां पे सोने का सारा सामान, आपको आपके तकिए होंगे, चादर होंगी, बेड होगा। तो हर चीज की एक अपनी जगह घर में बनी होती है, लेकिन एक कॉमन जगह घर के अंदर होती है जिसको हम बोल देते हैं स्टोर, कि ये हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में हर चीज रखी होती है घर की जरूरत की, है ना। उसमें हमारा सारा कुछ खाने का सामान, राशन घर का बोल देते हैं ना, कि सारा महीने का राशन जो है वो स्टोर में रख दो, जरूरत पड़ती रहेगी हम लेते रहेंगे। घर के सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर को स्टोर में रख देते हैं। तो ये एक जगह होती है घर के अंदर जिसको हम बोल देते हैं स्टोर। ऐसे ही इंडस्ट्री में एक जगह होती है जहां पर हम अपने सभी पार्ट्स, सभी टूल्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक स्टोरेज एरिया जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोर बोल देते हैं। क्लियर। अब ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं कि जो हमारे किसी कभी कंपनी, उद्योग, संगठन में निम्नलिखित 3 तरह की सामग्री खरीदी जाती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में 3 तरह की सामग्री जो है खरीदी जाती है। पहला तो रॉ मटेरियल, भाई कच्चा पदार्थ जिसमें कुछ नहीं बना हुआ है, तो रॉ मटेरियल खरीद लिया। दूसरी कंपनीज वो होती हैं जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल खरीदती है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट खरीदती है। तो अर्ध निर्मित पदार्थ जिसको हम बोल देते हैं, जो आधा बना हुआ है उसको फिनिश करेगी, आगे सेल आउट कर देगी। और एक कंपनी वो होती है जो फिनिश मटेरियल खरीदती है, पूर्ण निर्मित पदार्थ खरीदती है, जो कि क्या है, बना बनाया मटेरियल है। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले स्टोर। स्टोर क्या है, हमारा भंडार। किसी उद्योग संगठन में ऐसा स्थान जहां उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर हम वहां से ले लें और अपना काम कर लें। अगर कोई ऐसी जगह नहीं होगी तो क्या होगा, सामान इधर उधर फैला रहेगा, आप ढूंढते रहेंगे जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, और आपको वो सामान नहीं मिलेगा। तो जब हमारी जो बेसिक नीड्स जहां से पूरी हो जाए, उस जगह को हम क्या, स्टोर बोल देते हैं। कि भाई हमें नीड पड़ी, वहां से हमने सामान निकाला और हमारा काम हो गया, तो क्या है, वो स्टोर है। आसान है। अब समझ लिए कि स्टोर मैनेजमेंट क्या चीज है, जो हमारा भंडार प्रबंधन है वो क्या चीज है। तो स्टोर प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्योग संगठन में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। तो स्टोर तो समझ में आ गया कि हमारा क्या है, भंडारण है, एक भंडार है। अब उसका प्रबंधन जब करना है तो उसको मैनेजमेंट बोल देते हैं। भाई स्टोर में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, वो भी तो देखना है ना। ये थोड़ी ना रख दिया एक बार भूल गए, नहीं। आपको क्या करना है, आपके घर का जैसे 1 महीने का राशन आता है, तो आपको पता होता है कि स्टोर में जो है भाई 1 किलो दाल रखी हुई है। अब मैंने सपोज उसमें से आधा किलो दाल एक बार ले ली, तो मुझे पता है कि मेरे घर के स्टोर में अभी आधा किलो दाल और रखी है। और अगर आधा किलो और ले ली तो अब मुझे पता है कि दाल स्टोर में नहीं है। तो उसी को बोल देते हैं मैनेजमेंट करना।
उसी को क्या बोल देते हैं, स्टोर मैनेजमेंट बोल देते हैं। मैं घर के एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए, ये कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए कि स्टोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है। क्लियर। आगे देखते हैं, स्टोर प्रबंधन में अंतर्गत किसी उद्योग संगठन में प्रयुक्त कच्चे पदार्थों, अर्ध निर्मित पदार्थों तथा पूर्ण निर्मित पदार्थों का उनको क्रय करने जाने से लेकर खपत होने तक का प्रबंधन एवं नियंत्रण सम्मिलित है। तो उनका इस्तेमाल होना, वो कितना बचा है, कितना मंगाना है, वो सब कुछ इस मैनेजमेंट में शामिल है। क्लियर है? ओके। सबसे बढ़िया स्टोर मैनेजमेंट कौन करता है? सबसे बढ़िया स्टोर मैनेजमेंट हमारे घर की मम्मियां करती है ना, हमारी माताएं करती हैं। तो उन्हें पता होता है कि भैया दूध ले आना, मार्केट जा रहा है, अच्छा दूध लिया, घर में दूध खत्म होने वाला है, चीनी लिया, घर में खत्म होने वाली है, आटा लिया, घर में खत्म होने वाला है, उनको पहले से पता होता है। सबसे अच्छा स्टोर मैनेजमेंट वही करती है। क्लियर। अब देखो स्टोर प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टोर मैनेजमेंट क्या क्या है। फंक्शंस हैं स्टोर मैनेजमेंट के, सबसे पहले रिसिप्ट यानी कि प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब कच्चे पदार्थ और हमारे जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, अर्ध निर्मित उत्पाद है या फिनिश प्रोडक्ट है, निर्मित उत्पाद है, टूल इत्यादि का प्राप्त करना, ये क्या है, ये हमारा स्टोर का जो है पहला फंक्शन है। दूसरा स्टोरेज यानी कि सामग्री को आग, चोरी इत्यादि से बचाकर सुरक्षित रखना। सुरक्षित करना भी तो क्या है, बहुत जरूरी है ना, स्टोरेज को सुरक्षित करना है, तो स्टोरेज उसका जो है वो एकदम सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। तीसरा रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब है, पुनः प्राप्ति, यानी कि सामग्री को इस तरह से व्यवस्थित करना रखना कि आवश्यकता पड़ने पर ढूंढा ना जा सके, मतलब ढूंढना ना पड़े उसको। आपने किसी को, आप नहीं भी हैं और आपने किसी को वो जगह बता दी कि वहां पर सामान रखा हुआ है, तो वो सामान वहां पर मिल जाए। जैसे आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हर जो है पार्ट की एक लोकेशन जो होती है, ठीक है, हर पार्ट की एक लोकेशन होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो क्लच प्लेट्स चाहिए, तो क्लच प्लेट्स बता देगा कि क्लच प्लेट जो है वो GC1 में रखी हुई है, तो मैं जाऊंगा और GC1 में से क्लच प्लेट उठा लूंगा, तो वही पार्ट नंबर मुझे वहां पर मिल जाएगा। क्या करते हैं, सिस्टम्स में पार्ट नंबर डालते हैं और वो लोकेशन बता देता है कि इस स्टोर में इस जगह पर ये जो पार्ट है वो रखा हुआ है, आप जाकर के ले सकते हैं। तो आप अगर वहां नहीं भी है तो आपको वो पार्ट वहां से मिल जाएगा। दूसरा निर्गत करना यानी कि इशू करना, सामग्री को आवश्यकता अनुसार दूसरे विभागों को जारी करना, जिस विभाग को जितनी जरूरत है। गाड़ियों में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इशू किए जाते हैं, डेली हजारों लाखों पार्ट इशू किया जाता है ना। जैसे किसी गाड़ी में किसी नट बोल्ट की जरूरत है तो उसको इशू कर दिया, मतलब उठा करके दे दिया, वो भी क्या है, स्टोर मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसका फंक्शन है। रिकॉर्ड्स रखना यानी कि उचित रिकॉर्ड रखना एवं सामग्री को अपडेट रखना कि भाई हमने ये सामान उठा करके दे दिया है, इतना अभी बाकी है या फिर खत्म हो चुका है, हमें इसको रीऑर्डर करना है, हमें दोबारा से इसको मंगाना है। हाउसकीपिंग यानी कि स्टोर की साफ सफाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टोर बहुत प्रकार के होते हैं, खाने पीने के भी स्टोर्स होते हैं, तो उनमें अगर चूहे आ गए तो वो क्या करेंगे, है ना, तो इसलिए उनकी साफ सफाई रखना भी एक अहम रोल होता है। आगे देखते हैं कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। नियंत्रण यानी कि सामग्री की खपत, विसंगतियों इत्यादि पर नजर रखना, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके, तो उसको इन्वेंट्री बोल देते हैं। वेरिफिकेशन करना यानी कि सत्यापन, सामग्री का मिलान करके स्टॉक को सत्यापित करना वेरिफिकेशन कहलाता है। कि मेरे जो है सपोज ये दो तरह के मार्कर्स हैं, तो मैंने वेरिफिकेशन किया कि भाई ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, तो ब्लू वाला मार्कर ब्लू वाले की जगह साथ रखा जाएगा, ब्लैक वाला मार्कर ब्लैक वाले मार्कर्स के साथ रखा जाएगा। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो समन्वय एवं सहयोग, अन्य विभागों जैसे उत्पाद विभाग, निरीक्षण विभाग इत्यादि के साथ उचित समन्वय व सहयोग बनाए रखना भी क्या है, इसका एक हिस्सा है स्टोर मैनेजमेंट का। क्या होता है, जैसे ऑटोमोबाइल में सपोज मेरे पास आज कोई ऐसी गाड़ी आ गई, एग्जांपल से समझो कि मेरे पास एक आज वर्कशॉप में ऐसी गाड़ी आ गई जिसके ब्रेक खराब हो गए, ब्रेक पैड्स उसके खराब हो गए। अब मेरे पास उस गाड़ी के ब्रेक पैड्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक डीलर दूसरे डीलर से बात करेगा कि भाई मुझे जो है आज मेरे पास ये गाड़ी आई है, आपके पास ये ब्रेक पैड्स दिखा रहा है, सिस्टम दिखा देता है सबका, DMS जो होता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, वो जुड़ा होता है आपस में, तो वो दिखा देता है कि भाई इस डीलर के पास ये ब्रेक पैड्स है, आप इससे बात कर लीजिए, अगर ये दे सकता है तो ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है आप इससे काम चला लीजिए, मैं दोबारा से इसको मंगा लेता हूं, तो वो एक डीलर दूसरे डीलर को ब्रेक पैड दे देता है, वो उसका काम कर देता है, कस्टमर भी खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है,
और जो स्टोर मैनेजमेंट है वो भी पूरी तरीके से अपना काम कर पाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कहलाता है। सबसे पहले इन्वेंट्री, सामग्री की सूची बनाना, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर में रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके। क्लियर? जैसे मेरे पास एग्जाम्पल से समझो कि मेरे पास, मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, तो मैं एक ब्लू मार्कर एडवांस में रख करके चलूंगा कि कभी ये खत्म हो गया, या फिर मैं इसकी इंक रख करके चलूंगा कि अगर ये खत्म हो गया तो मैं इसको रिफिल कर लूं, मेरी क्लास इसकी वजह से ना रुक जाए। उसको हम इन्वेंट्री कह देते हैं। किसी भी कंपनी में सामग्री की उचित मात्रा रखना आवश्यक होता है। तो इन्वेंट्री समझ में आया, इन्वेंट्री क्या है? क्लियर है एकदम? आगे देखते हैं, यदि सामग्री की कमी हो जाएगी तो उत्पादन ठप हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर पार्ट नहीं है या टूल्स नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? जो इंसान भी आपके पास है वो भी कार्य नहीं कर पाएगा। तीसरा, ज्यादा मात्रा में स्टोर करेंगे तो अनावश्यक रख रखाव में खर्च होगा, सामान खराब हो सकता है, स्थान घेरेगा। तो ये चीजें अगर हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा सामान आपने मंगा लिया, भाई मेरे पास, मुझे एक मार्कर मेरे पास है, उससे मैं पढ़ा रहा हूं, एक मैं एडवांस में रख लेता हूं, मैं एक मार्कर मेरे पास है, 20 मैंने और मंगा के रख लिए तो क्या होगा? या तो वो सूख जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, नंबर ही नहीं आएगा उनका, या फिर खराब हो जाएंगे, कोई उठा करके ले जाएगा, या इंक फैल जाएगी चारों तरफ, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे होगी। तो ओवर जो है वो ऑर्डर करना भी इन्वेंट्री का हिस्सा है कि भाई उस चीज को आप वहां पर नहीं कर सकते, आपको उतना ही ऑर्डर करना है जितना आप रख सकें। डेड स्टॉक जिसको बोल देते हैं, डेड स्टॉक कम से कम आपका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की दो टेक्निक्स हैं, इन्हीं टेक्निक्स की मैं बात कर रहा था। एक है एबीसी एनालिसिस और दूसरा है ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो अपने। एग्जाम में मुझे लग रहा है इस बार, मैं गेस कर रहा हूं ऐसा कि ये एग्जाम में आएगा इस बार, एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर टेक्निक। ये दो बहुत है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक, याद कर लो इसको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक और एबीसी एनालिसिस, ये आ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ। इसका जो पीडीएफ है वो एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि एबीसी एनालिसिस क्या है। एबीसी एनालिसिस क्या है वो समझिए आप। तो ये एबीसी विश्लेषण जो है, इसको एक ही बार एबीसी लिखना है, 2 बार लिखा गया है। इन्वेंट्री नियंत्रण की ऐसी तकनीक, इस तकनीक में सामग्री को उनके मूल्य एवं महत्व के आधार पर ए बी सी तथा सी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या कर रहा है कि ये इन्वेंट्री जब हो रही है तो इन्वेंट्री नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उसको उसके मूल्य और उसके महत्व के आधार पर क्या करते हैं? बांट देते हैं। चलो हम भी बांट देते हैं, ए बी और सी, इसको हटाओ, ए बी सी हमने 3 हिस्से में लिए। अब हमें इन्हें 2 चीजों के बेसिस पे बांटना है। पहला तो है इसका मूल्य यानी कि कॉस्ट, और दूसरा है इसका महत्व यानी कि उसकी नीड। क्लियर? अब समझो, ए वर्ग क्या है? जो ए कैटेगरी है हमारी, वो क्या करिए, सबसे मूल्यवान सामग्री को रखा जाएगा इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा मूल्यवान, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, उसको हम इसमें रखेंगे। सबसे अधिक इन्वेंट्री नियंत्रण की आवश्यकता इसी को होगी। तो इन्वेंट्री सबसे ज्यादा, इन्वेंट्री की नीड अगर है तो किसे है? ए को है। दूसरा जो बी कैटेगरी है, मध्यम मूल्य, यानी कि हमारी जो है वो इसकी थोड़ी सी लेस कॉस्ट होगी, ए से लेस कॉस्टली, और इन्वेंट्री की जरूरत भी इसे कम होगी, किससे? ए से। उसके बाद आप समझ गए होंगे अब सी में कौन आने वाला है। तो जो सबसे कम होंगे, जो चीप होंगे, यानी कि जो सस्ते होंगे, ठीक है, वो, और इन्हें इन्वेंट्री की जो जो नियंत्रण है उसकी आवश्यकता सबसे कम होगी, सी वालों को। तो ए बी सी 3 कैटेगरी है। किस किस के बेसिस पे है कि भाई इसकी जो है, इसका महत्व, ठीक है, और इसकी कॉस्ट, 2 चीज है, ठीक है।
ए में कौन सा आ रहे हैं? जिनका महत्व भी बहुत ज्यादा है, जो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है और इन्वेंट्री की भी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा है। बी थोड़े सस्ते हैं, इन्वेंट्री की जरूरत भी कम है। और सी सबसे सस्ते हैं और सबसे जो है वो उनकी इन्वेंट्री की जरूरत भी उन्हें सबसे कम है। तो तीन कैटेगरी में क्या करते हैं हम, मटेरियल को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। आगे देखते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ईओक्यू टेक्निक इसको हम बोल देते हैं। ये क्या है? इसका ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले ये समझो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्यय आदेश मात्रा, मितव्यय आदेश मात्रा, इसको दिमाग में रख लेना, एग्जाम में मुझे लग रहा है कि आएगा, मेरा दिल कह रहा है। ईओक्यू सामग्री की आदर्श मात्रा है जो किसी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए जिससे इन्वेंट्री लागत न्यूनतम रहे। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि मैं अगर किसी स्टोर में काम करता हूं और मैंने इस महीने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पार्ट है, वो 10 सेल किए, 10 बेचे, तो मैं सिर्फ 12 ऑर्डर करूं या उतने ऑर्डर करूं जितनी मुझे जरूरत है। ऐसा ना हो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊं कि मैंने इस महीने 10 बेचे हैं, चलो अब की बार 20 ऑर्डर करते हैं, और फिर वो रखे हैं, डेड स्टॉक हो रहा है। तो क्या करना है, हमें उसकी जो न्यूनतम वैल्यू है उसको पता करना है कि हम इतने ही सेल आउट कर सकते हैं। तो ईओक्यू हमारी मदद करता है उस वैल्यू को निकालने में कि कितना ऑर्डर हम करें ताकि हमारा सेल आउट हो जाए। तो ईओक्यू एक सूत्र है जिससे सामग्री की मितव्यय आदेश मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, EOQ is equal to under root 2 into S into D by H। ये क्या है? एक फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को याद कर लेना जरूर। EOQ is equal to under root 2 into S into D by H। तो यहां पे जो S है ये है सेटअप लागत, सेटअप कॉस्ट है S, D है आपका डिमांड रेट, और H है आपकी होल्डिंग कॉस्ट। ये आपको मिल जाएगी। जब बस इतना याद रखो, अभी बहुत ज्यादा डीप इसके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेटअप कॉस्ट है, डिमांड रेट है, और यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट है। तो ये तीन चीजें आपको समझनी है। अब स्टोर स्ट्रक्चर एंड लेआउट की जब हम बात करते हैं तो हमारे दो तरह के स्टोर्स होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज स्टोर और एक होता है डिसेंट्रलाइज स्टोर। जो सेंट्रलाइज स्टोर है हमारा वो है केंद्रीकृत स्टोर, दूसरा है विकेंद्रीकृत स्टोर। तो डिसेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर दो तरह के स्टोर हमारे होते हैं। क्लियर? अब जो पहला हमारा सेंट्रलाइज्ड स्टोर है वो कौन सा स्टोर है वो समझो। इसमें सभी सामग्रियों को एक केंद्रीय स्टोर में रखा जाता है तथा सभी विभागों को वहां से सामग्री निर्गत की जाती है। तो क्या कर दिया, एक हमारा एक स्टोर बना दिया, एक सेंटर स्टोर बना दिया, एक सेंटर स्टोर बना दिया, और जितने भी विभाग हैं सबको सामग्री जो है वो ये स्टोर जो है वो दे रहा है। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज स्टोर है। ऑल्दो ऐसा नहीं कंपनी के बीचों बीच बना होता है, नहीं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे जो है सभी विभागों को सामग्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो लाभ है वो क्या है? पहला, प्रभावी और बेहतर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण। दूसरा, कमियों की आवश्यकता में कमी। तो जो कर्मी है हमारे, जो काम कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता में कमी को ये जो है वो करता है। तो ये तीसरा, लागत में कमी। चौथा, स्टोर का बेहतर और कुशल लेआउट। फिर आता है बेहतर इन्वेंट्री जांच। सिक्स्थ, इष्टतम स्टोर का रखरखाव। अनावश्यक और अप्रचलित आइटम में कमी। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर प्रावधान संभव। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है कि लेआउट्स बनाए जाते हैं इसी वजह से कि गड़बड़ी ना हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्टोर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉक होता है, तो उसमें चोरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हर इंसान को लालच आने में समय नहीं लगता, दिल में लालच आने में बहुत कम समय लगता है। कोई भी इंसान कभी भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा जांच रखी जाती है, बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती है। जो डिसेंट्रलाइज स्टोर है वो कौन से स्टोर्स हैं? इसमें केंद्रीय स्टोर से सामग्रियों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो केंद्रीय स्टोर है से सामग्रियों को अलग अलग स्टोर में रखा जा रहा है, ये डिसेंट्रलाइज स्टोर्स कहलाते हैं। जहां से हमारी जो सेंट्रलाइज स्टोर है वहां से सामग्री निकल करके जो दूसरे स्टोर्स में जा रही है वो कौन से स्टोर्स है? डिसेंट्रलाइज स्टोर है। यानी कि एक स्टोर यहां बना दिया छोटा, एक स्टोर यहां बना दिया, एक स्टोर यहां बना दिया, तो हमारा एक सेंट्रलाइज स्टोर हो गया और 3 डिसेंट्रलाइज स्टोर हो गए। क्लियर? अब इसमें क्या है एडवांटेज, क्या है इसकी? सामग्री प्रबंधन और उससे संबंध कार्य में कमी।
दूसरा, सामग्री निर्गत कराने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए सुविधाजनक, भाई ज्यादा दूर बार बार सेंट्रलाइज स्टोर में नहीं आना है, और भीड़ भी हो सकती है, अगर एक ही स्टोर बनाओगे तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी, सब वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तीसरा, आग इत्यादि से नुकसान का कम जोखिम, भाई 3 जगह आपने एक ही सामान को सिर्फ एक जगह रखा हुआ है, आग लग गई तो सब जल जाएगा, लेकिन एक ही सामान को 3 जगह रखा हुआ है आपने, तो अगर एक जगह आग लगती भी तो 2 जगह हमारी बच जाएंगी। सामग्री की आसान और शीर्ष उपलब्धता के कारण उत्पादन रुकने की कम संभावना। देखो होता क्या है, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसमें अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है तो आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको याद आएगा कि मैंने वो चीज क्लास में रिपीट की थी, बोली थी बार बार, तो आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स भी आपने लिख दिए तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर। अब देखते हैं बिन कार्ड्स एंड वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड इन स्टोर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो बिन कार्ड्स क्या है, देखो बिन स्टोर रिकॉर्ड सिस्टम के 2 सिस्टम्स है, एक बिन कार्ड्स और एक स्टोर लेजर। तो स्टोर में सामग्रियों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखना अति आवश्यक है। क्या होता है, बिन कार्ड्स बनाए जाते हैं और स्टोर लेजर बनाया जाता है। बिन कार्ड्स क्या है, बिन कार्ड को स्टॉक कार्ड भी बोलते हैं, तो बिन कार्ड क्या है, स्टोर कार्ड भी कहलाता है, एक कार्ड ही होता है। अभी दिखाऊंगा कैसा कार्ड होता है। प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए बिन कार्ड पर एक अलग रिकॉर्ड रखा जाता है जो प्रत्येक दिन प्राप्त, जारी और उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सामग्री की मात्रा का विवरण दिखाता है। बिन कार्ड को चित्र में दिखाया गया है, दिखाते हैं कैसा होता है। ये बेसिकली ध्यान रखता है कि भाई आप जो है वो स्टॉक इश्यू करा रहे हैं तो क्या आपने लिया है और किसने लिया है वो बिन कार्ड पे पता चल जाता है। तो ये बिन कार्ड है, इधर बिल नंबर आ जाता है, ये मटेरियल आप क्या ले रहे हैं वो कोड नंबर आ जाता है, क्वांटिटी इधर आ जाती है, इधर डेट, किस डेट को आपने लिया, कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव की, कितनी इशू हुई, क्या बैलेंस है उसका, और रिमार्क अगर कुछ डालना होता है तो यहां पर लिख देते हैं या सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। ये आगे आपका बिन कार्ड। आगे देखते हैं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या चीज है, ये बिन कार्ड के समान ही होता है, अंतर ये कि इसमें मूल्य भी दिखाया जाता है, ठीक है, मूल्य भी दिखाया जा रहा है इसमें। तो स्टोर लेजर को एक अलग सामग्री लेखा विभाग द्वारा बनाया जा सकता है। ऑर्डर की गई, प्राप्त की गई और जारी की गई सामग्री के संबंध में विशिष्ट कमर्स कार्य आदेश, अनुभाग, रिपोर्ट और सामग्री जो है वो से दिखाया जाता है। क्लियर। ये क्या है, बेसिकली एक रिक्वेशन टाइप की बनाई जाती है, एक फॉर्म टाइप का होता है, उसमें लिखते हैं कि भाई कौन कितना मटेरियल इशू कर रहा है, कौन कितना मटेरियल रिसीव कर रहा है, ले रहा है। कोई टूल अगर टूल रूम से ले रहा है तो वो कितना, कौन सा टूल उसने लिया है, किस समय लिया है, उसने वापिस अभी तक किया है नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो वर्कर टूल ले लेंगे और कभी वापिस ही नहीं करेंगे या तोड़ देगा। अगर टूटा हुआ पाया गया तो पता लग जाता है कि भाई इस पर्सन ने ये लिया था, कैसे टूटा अब यही बताएगा। तो इसलिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर। मटेरियल इशू सिस्टम क्या है, स्टोर से सामग्री निर्गत करने के लिए सामग्री मार्ग फॉर्म यानी कि मटेरियल रिक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी की मैं बात कर रहा था, मटेरियल की रिक्वेशंस बनाई जाती है और रिक्वेशन में लिख दिया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो इशू किया जा रहा है। जैसे इस तरीके की वो होती है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बना करके, तो आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। एक फॉर्म टाइप का होता है, यहां पे लिखा होता है रिक्वेशन, ये रिक्वेशन है। अब क्या होता है, यहां पे इसको ऐसे लिखा होता है, यहां पड़ी होती है डेट, इधर लिखा हुआ सीरियल नंबर, ये है मटेरियल जो आप क्या ले रहे हैं, ये क्वांटिटी यहां होती है, यहां पे सुपरवाइजर के सिग्नेचर, यहां पे जो है वो कौन ले रहा है उसके सिग्नेचर, किसके नाम पे वो इशू किया जा रहा है। अब सपोज आपने जो है वो सीरियल नंबर है कि आपने मटेरियल लिया, क्या लिया आपने, इंजन ऑयल लिया, तो इंजन ऑयल 6 लीटर किसने लिया, कि भाई दीपक ने लिया, तो इस 6 लीटर मोबिल का जवाब दे कौन है, दीपक है, इसको बोल देते हैं रिक्वेशन। क्लियर। इस तरीके की देखो ये होती है, ये रही क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर या बिन कार्ड नंबर, ये बहुत एडवांस है, बहुत नॉर्मल चलती है। किसने रिसीव किया, किसके चेक बाई, किसने चेक किया, सुपरवाइजर ने, और किसने उसकी परमिशन दी, स्टोर मैनेजर ने या फिर स्टोर कीपर ने, उसके सब यहाँ पे साइन हो गए, ये मटेरियल की रिक्वेशन हो गई और ये कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाता है। क्लियर। ऊपर देखो वही चीजें हैं, किस डिपार्टमेंट में है, जॉब कार्ड नंबर क्या है, जॉब नंबर एक हर जॉब कार्ड नंबर होता है जिसको हम आरओ नंबर भी बोल देते हैं, रिपेयर ऑर्डर नंबर, वो इसमें पड़ता है, सीरियल नंबर या डेट आपकी पड़ती है। आगे देखते हैं परचेस प्रोसीजर। परचेस प्रोसीजर क्या चीज है, क्रम प्रक्रिया। तो क्रम प्रक्रिया के प्रमुख स्टेप
है हमारे कुछ, क्या है? पहला पहला स्टेप 1 है आपका नीड आइडेंटिफिकेशन, आवश्यकता की पहचान करना कि जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं वो मटेरियल क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये समझना, गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग भी, क्लियर? और अपना ध्यान रखिए, और ये जो ग्लूकॉन डी वगैरह आता है, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है, वो पीते रहिएगा। अपना ध्यान रखना है, एग्जाम से आप लोगों के तो बिल्कुल भी बीमार आपको नहीं पड़ना, ठीक है? जो ग्लूकॉन डी आते हैं ना, ये पियो, कुछ भी ऐसा शिकंजी वगैरह, नींबू पानी, ऐसा कुछ ना कुछ पीते रहो, ठीक है? स्टेप 2, प्रिपेयर स्पेसिफिकेशंस, तो आवश्यकता के विनिर्देश तैयार करना। तीसरा आपका फाइंड एंड चूज सप्लायर, तो आपूर्ति का पता लगाकर उसका चयन करना। ये स्टेप्स हैं परचेज करने के, किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज को। कॉस्ट नेगोशिएशन करना, किसी ने 2 रुपए की बोली उसको 1.5 कर दो, या कुछ ना कुछ उसमें क्या नेगोशिएशन करो, है ना? जैसे हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, हम कहते हैं भैया इतने नहीं, इतने कर लो, इतने नहीं, इतने कर लो, तो कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाता है जब नेगोशिएशन करते हैं। मैं बहुत करता हूं। गेट ऑर्डर अप्रूवल, ऑर्डर की अनुमति लेना कि वो जो है वो आपको देंगे या नहीं देंगे। और उसके बाद आता है आपका 6, प्लेस द फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर बताना कि भाई हमें जो है 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, ये वो बता देना। उसके बाद 7th आता है रिसीव एंड इंस्पेक्ट द ऑर्डर्ड मटेरियल, उसके बाद जब आपका मटेरियल आ गया तो उसको रिसीव करना और देखना कि जो मटेरियल आपने मंगाया था क्या वो वही है, क्या वो सही है, डुप्लीकेट तो नहीं है, लोकल तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये सभी चीजें चेक कर लेना। उसके बाद मेक फाइनल पेमेंट, उसके बाद भुगतान कर देना, पैसे दे देना। उसके बाद लास्ट 9th आता है आपका कीप रिसीव मटेरियल स्टोर सिस्टमैटिकली, उसके बाद अपने स्टोर में उस मटेरियल को सही जगह पर रखना, उसकी लोकेशन के हिसाब से। तो ये आपका एक परचेज प्रोसीजर कहलाता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत मजा आया पढ़ाने में, और मैं उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सभी सब्जेक्ट्स चैनल पर अवेलेबल हैं, सीएनसी, एमएमआई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप देख ही रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मशीन डिजाइन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करिए, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा नोट्स वगैरह प्रोवाइड आपको करा दूंगा। एम पॉली के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर? तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।